तो 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है और हमारे सहयोगी इनकी तस्वीरें आपने देखी। आपके लिए हर जगह से जानकारी जो है वो लेकर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 अब अंतिम पड़ाव पर हैं और यहाँ पर 7वें चरण के लिए लोग आज वोट डाल रहे हैं, जिसमें 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें 57 सीटें शामिल हैं, जिसमें कई बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज तय होनी है। जी हाँ, और कई ऐसे राज्य हैं। पंजाब के में सभी सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, यूपी के 13 सीटों पे चुनाव है, बंगाल के 9 सीटों पर चुनाव होना है। बंगाल में ये सीटें टीएमसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीएमसी के पास ये सभी 9 की 9 सीटें जो हैं बंगाल में। हम सीधे सौरभ के पास चल सकते हैं। सौरभ हैं वहाँ पर। सौरभ बताइए, आप कहाँ पे हैं, किस ढंग से वोटिंग चल रही है? देखिए, दक्षिण कोलकाता में सुबह से कई जगहों पे लाइन हमने देखा है। वोटिंग मतदान पश्चिम बंगाल में, जैसे आप जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और मतदान का जो संख्या होता है वो काफ़ी ऊंची होती है अगर आप भारत के दूसरे जगहों से इसे कंपेयर करें तो। इस वक्त हम हैं मित्रो इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे अभिषेक बैनर्जी कुछ ही देर में अपना वोट डालने आएंगे 10 बजे के आसपास। और यहाँ पे अभिषेक बैनर्जी का वोट डालने का समय है 10 बजे के आसपास। इसी बूथ पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपना वोट डालने आएंगे। और सुबह से कुछ छोटे मोटे घटना की खबर आ रही है। कुलतली दक्षिण 24 परगना से एक खबर आ रहा है, वहाँ पे ईवीएम को लेकर कुछ हुआ है कुछ घटना। और दूसरा जो खबर आ रहा है ये है कि जो आपका सुबह एक जगह पे वोटिंग थोड़ा डिले हो गया था लोड शेडिंग के कारण कोलकाता में बाद में वहाँ पे जनरेटर लाके फिर वहाँ पे मतदान का जो प्रक्रिया है वो शुरू करना पड़ा। इस वक्त मैं आपको दिखा दूँ, ये है ममता बनर्जी का जो बूथ जहाँ पे वो आके वोट डालेंगे। इस तरफ आपको दिखाऊं तो पुलिस की कड़ी सुरक्षा की इंतज़ाम है यहाँ पे। ये एक हाई सिक्योरिटी बूथ है, यहाँ पे हमेशा सुरक्षा की इंतज़ाम ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री अभिषेक बैनर्जी, सारे जो राजनीतिक लोग हैं वो यहाँ पे आकर वोट डालते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दक्षिण 24 परगना से जो खबर आई यहाँ पर ईवीएम को लेकर कि ईवीएम वीवीपैट मशीन जो है वो भीड़ ने यहाँ पर पानी में जो है वो फेंकी थी। ये मामला भी आप जरा बताइए, इसमें क्या यहाँ पर किया जा रहा है? लोगों का आकर वोट देना कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं दिन में आएंगे, बाद में आएंगे। सुबह देने से पहले वाला बात होता है, सुबह देने से कम आदमी आता है, वही से होता है 9-10 बाद तक खुला रहता है, ढीला रहता है, उसका बाद का आदमी जाता होता है। तो आप कहना चाहेंगे कि लोग सब सुबह सुबह दे दें? हाँ, सुबह सुबह दे देने से भीड़ कम होगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बूथ है, कुछ अलग सा महसूस किया आपने? ये इम्पोर्टेंट बूथ है। सौरभ, आपने कि यहाँ पे सौरभ ये 24 परगना वाली घटना बता दीजिए। जरूर। हाँ, थैंक यू। हाँ, देखिए, कुलतली इलाका जो है वहाँ से जो खबर आ रहे हैं, वहाँ पे एक ईवीएम के साथ जो छेड़छाड़ की जो घटना है वो आ रहा है। ईवीएम फेंक दिया गया, ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पर कोई अभी तक बयान नहीं आया है, ना तो ईसीआई के कुछ बयान आया है, लेकिन खबर जो है वहाँ के लोकल जो रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक वहाँ पे कुछ हुआ है। दूसरी जगह मैं आपको बता दूं, आज जो एक सीट पूरे देश में सुर्खियों में रहा है वो है संदेश खाली। और संदेश खाली बोशीरहाट जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पड़ता है। संदेश खाली में भी आज वोटिंग सुबह से शुरू हुआ है। हालांकि कल रात को बीजेपी ने कुछ आरोप लगाए थे वहाँ पे पेट्रोलिंग के। पुलिस कहते हैं कि वहाँ पे पेट्रोलिंग नॉर्मल रहता है, पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो घटना है उसके बाद पेट्रोलिंग शुरू हुआ था पुलिस का। आप और यहाँ पे जानकारी जुटाइए, फिर हम आपके पास आएंगे। सौरभ, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए, निष्ठा जी हैं और संदीप शास्त्री जी है। संदीप जी, ये जो 9 सीटों पे चुनाव होने बंगाल में, ये सभी टीएमसी के पास हैं, वो कलकत्ता और उसके आसपास की सीटें हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है? बीजेपी को यहाँ कुछ करना है बंगाल में, तो यहाँ कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, ये मुझे लगता है अंतिम आंकड़ों का एक हमें तस्वीर दिखाएगी। और एक बात, आज ये लास्ट राउंड होने के कारण क्या ये एग्जिट पोल कैप्चर कर सकेगी? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि आखिरी दिन का जो मतदान होता है उसको आप एग्जिट पोल में उतना कैप्चर नहीं कर सकते। सो ये भी आज हम शाम को देखेंगे कि आज के पोल का
जो ये एस्टिमेट कर रहे हैं कितना सही निकलेगा वो हमें शाम को पता चलेगा उसके बारे में। लेकिन निष्ठा जी यहाँ पर क्योंकि ये जो चरण है जहाँ पर 9 सीटें हैं, पिछली बार करीब 50% यहाँ पर टीएमसी का वोट था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन का साथ में ना लड़ना और जो संदेश खाली का मामला था वो काफ़ी चर्चित हुआ था, कुछ आरोप भी टीएमसी के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के, इसका असर पड़ेगा इस बार के चुनाव में? 100% पड़ेगा। देखिए यहाँ पे संदेश खाली का मुद्दा जब से शुरू हुआ है, मैं तब से ये कहे जा रही हूँ कि ये महिलाओं का मुद्दा नहीं था, और अगर महिलाओं का मुद्दा होता तो जो घटना दिल्ली में हुई है एक राज्यसभा एमपी के साथ में, जो उसके बारे में जो भी मतलब सराउंड साउंड है उसका भी असर काफ़ी हद तक पड़ना चाहिए था, बट वो उस हिसाब से नहीं पड़ा है। सभी मतलब जिनसे भी बात हुई है वो कह रहे हैं कि वो ग्राउंड पे नहीं पड़ा है। संदेश खाली का असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा ना होकर ये एक कम्युनल मुद्दा भी है, और ये दोनों ही पार्टीज टीएमसी और बीजेपी, मैं हमेशा कहती हूँ ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, चाहे उनके कार्डर स्ट्रेंथ की बात करें या उनके ग्राउंड टैक्टिक्स की बात करें या उनकी जो एक स्ट्रैटेजी होती है अपनी पैठ बनाने के लिए वोटर के दिलो दिमाग पे, तो वो दोनों एक तरीके से बिहेव करते हैं। 100% दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द इलेक्शन आउटकम। अच्छा संदीप जी, क्योंकि जहां पर जो सहयोगी पार्टियां हैं वो आपस में लड़ रही हैं, पहले उनकी थोड़ा बात कर लेते हैं। ओडिशा की बात करें इस बार, तो यहाँ पर इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया क्योंकि बीजेपी काफी मुखर हो गई बीजेडी के ऊपर। वैसे विधानसभा एक तरफ और राष्ट्रीय चुनाव जो है वो एक तरफ यहाँ पर रहता था, इस बार आपको लग रहा है कि इससे कुछ बदलेगा इस बार के चुनाव में? देखिए, आज तक इस देश में जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में हुए हैं, मुझे एक भी उदाहरण याद नहीं है जहां लोकसभा में एक तरह का नतीजा और विधानसभा में एक तरह का नतीजा। फर्क हो सकता है, पिछली बार बीजेपी को लोकसभा में 3 में से 1 सीट मिले थे और विधानसभा में 4 में से 1 सीट मिले थे, तो वो फर्क हो सकता है, पर पूरा अदल बदल होना मुझे लगता है अगर वो इस बार हुआ तो वह ऐतिहासिक होएगा। लोकसभा चुनाव में थोड़े ज्यादा सीट हो सकते हैं, पर पूरा उलटफेर होना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, पर हमने चुनावों में देखा है जो मुश्किल है वो भी हो सकता है, तो देखा जाता है। एक सवाल मेरा पश्चिम बंगाल को लेकर के सर आपसे, कई लोग मानते हैं कि जो लेफ्ट और कांग्रेस है वो ममता का खेल बिगाड़ेगी, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि ये रणनीति के तहत उनको अलग लड़ाया गया है, जिससे कि क्योंकि ये कहा जाता है कि लेफ्ट का वोट बीजेपी को जाता है, यदि ममता को तो कभी नहीं जाता है। बाबू जी, मैं 3 राज्यों का बात करूंगा इसमें, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और पंजाब। जी जी, तीनों में अलायंस नहीं हुआ इसी एक कारण से, क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल में अलायंस होता तो एंटी टीएमसी वोट, एंटी कांग्रेस वोट पूरा बीजेपी को जाता, अभी वो बट रहा है। वही आप ओडिशा में देखें, क्यों बीजेडी बीजेपी का अलायंस नहीं हुआ, कांग्रेस को उसका बेनिफिट जाता। पंजाब में वही बात, आप और कांग्रेस अगर साथ होते यही समस्या होती वहीं पे। चलिए, कंगना रनौत वोटिंग कर रही हैं, निष्ठा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सीट काफी हाई प्रोफाइल हो गई है, विक्रमादित्य भी कहा जा रहा बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं तो मतलब एक संस्कृत का श्लोक है, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति न कार्याणि न मनोरथे, कि आपको कर्म करना पड़ता है। और आगे जो लाइन है श्लोक की वो ये है कि सोते हुए शेर के भी मुंह में हिरन खुद नहीं जाता है। एग्जैक्टली ये हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स जाती है। कि बहुत बड़ी चीज़ है कंगना रनौत के लिए कि उन्होंने इस तरीके से मतलब पॉलिटिक्स में एक जो छलांग लगाई है, आई थिंक ये जो एक एग्जाम्पल है। और जो घर घर जाके जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग्स करी हैं, जिस तरीके से वो रैली को संबोधित कर रही हैं, देखिए हम मतलब उनको हम अटैक कर सकते हैं कि उनकी भाषा खराब रही है या उनके फैक्ट्स ठीक नहीं है। फैक्ट्स कब ठीक होते हैं हमारे राजनेताओं के? फैक्ट चेकिंग का तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरीके से उनका जो ये अटेम्प्ट है, जो एक वो भागीदारी इस जनतांत्रिक हमारे सिस्टम में वो कर रही हैं, वो काफ़ी
मेरे ख्याल से काफी एडमिरेबल है, लेकिन क्या वो जीतेंगी ये थोड़ा सा मतलब अभी वो हमें चलिए, देखना उनकी पड़ेगा। 3 कोशिश, दिन की बात है। उनकी कोशिश अपनी, अब एक सेलिब्रिटी हैं वो, उस हिसाब से जो है वो लोगों के बीच है। लेकिन संदीप जी, हिमाचल का पूरा चुनाव मंडी पर केंद्रित यहाँ पर हो गया, सबसे ज्यादा चर्चा इस सीट की हो रही है, इसको आप कैसे समझते हैं? देखिए, इसमें जो कांगड़ा की कोई बात नहीं कर रहा है, शिमला की बात नहीं कर रहा, जहां और 6 विधानसभा की कोई बात नहीं कर रहा है, जिसपे सरकार हम भी इसी एक सीट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आप बीजेपी की रणनीति देखें, जहां भी उन्हें लगा कि हमें थोड़ा यहां कम सपोर्ट है, किसी सेलिब्रिटी को वहां डाल के उस सीट को जीतने का प्रयत्न करते हैं। ये इस बार ही नहीं, काफी बार आपने चुनाव में ये देखा होगा। और जैसे मैडम ने अभी कहा, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वहां के लोग जो बात कंगना कह रही हैं और जिस तरह से वो कैंपेन कर रही हैं, उसका इंपैक्ट क्या होगा। गलतियां होती हैं, पर उनकी एक इमेज क्या उस क्षेत्र में और पार्टी की एक छवि जो है उस क्षेत्र में क्या वो काम करेगी, वो हमें तो उस पे हमें ध्यान देना आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरह की अंदाज है इनका कंगना का, वो तो विक्रमादित्य उसको इस्तेमाल करते हुए नजर आए कि भाई ये जो है हिमाचल के लोगों का तरीका नहीं है बात कहने का, तो इनके अंदाज से कोई फर्क पड़ेगा? और विक्रमादित्य भी बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है, वो सीट है मंडी, उस परिवार की सीट, वो परिवार की सीट है। और विक्रमादित्य मतलब वो एक कहा जाता है ना कि वो जो अर्स्टवाइल रॉयल फैमिलीज का एक जो देखिए, अभी जो है मैंने जो है वो वोट दिया है, और मेरी सबसे अपील है जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें, और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है, ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं, 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं। और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है, और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा, और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। ध्यान करने गए हैं, विपक्ष पर सवाल उठा रहा है, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पे कुछ भी नहीं। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। मोदी जी अवश्य ही 400 पार में 4 की 4 जो है हिमाचल की सीटें। विनोद को आप देख रहे थे यहाँ पर अपनी अंदाज में जो है वो यहाँ पर अपील करते हुए वोट की। अनुराग ठाकुर भी इस वक्त जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, वो भी बात सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। उतरना है, संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, तो हम सबको मिलकर अपना योगदान करना है। सर, इस बार बीजेपी 370 का लक्ष्य रखी और एनडीए का 400 पार करना है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 150 से बढ़ जाएंगे, कुछ कह रहे हैं 250 भी नहीं। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303, इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे और 400 पार करके फिर एक बार विधानसभा में 6 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। हम चौके छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। उनको जो है आप यहाँ पर सुन रहे थे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जो है बने हुए हैं। रणवीर के पास सीधा चलते हैं। रणवीर, आप भी गोरखपुर से हैं। गोरखपुर वो सीट है जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ से आते हैं। अब यहाँ पर जो है वो रवि किशन मुकाबले में है। यहाँ पर इस बार क्या अलग जो है वो आपने यहाँ पर देखा?
देखिए, यहाँ रवि किशन सिर्फ एक प्रतीक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कहिए या फिर गोरखनाथ पीठ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह वोट डालने गए, वोट डाला, उसके बाद विपक्ष पर सीधा हमला किया। और जब रवि किशन से बात किया तो रवि किशन तो कहते हैं कि मैं महाराज जी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खड़ाऊ पर खड़ा हूँ। और इसी वजह से गोरखपुर की सीट का सीधा सीधा मतलब है योगी आदित्यनाथ। और न सिर्फ गोरखपुर बल्कि अभी इस वक्त जो बीजेपी का एमवाई है यानी मोदी और योगी, उसमें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा इतना बड़ा हो चुका है, तो जाहिर है कि उनकी कर्मभूमि है गोरखपुर। 5 बार यहाँ से सांसद रहे और पिछले बार भी रवि किशन को उतारा था, इस बार भी रवि किशन उनके प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की है। सपा ने काजल निषाद को उतारा है। वो काजल निषाद जो 2012 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा लड़ी, 22 में सपा के टिकट पर विधानसभा लड़ी और मेयर का चुनाव लड़ी, लेकिन तीनों चुनाव हार गई। तो ऐसे में वोटर्स के मन में क्या है, और वो बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूं और मैंने भी अभी इसी बूथ पर वोट डाला है। तो कुछ लोगों से भी बात कर लेंगे जो यहाँ खड़े हैं। भैया, यहाँ क्या माहौल है? यहाँ पे देखिए भैया, रवि किशन जी जीत रहे हैं। और अरे मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है, योगी जी ने जो है यहाँ का विकास किया है। रवि किशन जी के द्वारा जो है यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई, रामगढ़ ताल का विकास हुआ, एम्स चालू हो गया जो है। कुछ और लोगों से पूछते हैं ज़रा। मैम, रवि किशन के नाम पे आप लोग वोट करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के नाम? इसे में रवि किशन ही चल रहा है ना। नहीं, नाम पे किसके वोट करती है, योगी जी के कि रवि किशन के? दोनों तो एक ही हैं। दोनों एक हैं। अच्छा, आप बताइए साहब। रणवीर, मेरा आपसे सवाल है। रणवीर, पूर्वांचल की बात करें जी, रवि किशन के नाम पूर्वांचल की बात करें रणवीर, तो बनारस से लेकर यहाँ तक का जो आपका सफर रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सारे पॉकेट्स भी आते हैं जिस पे चर्चा करनी जरूरी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जाहिर है बनारस है, और बनारस के अलावा जो 13 सीटें हैं उनमें है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, गोरखपुर, बांसगांव, घोसी, बलिया, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज और मिर्ज़ापुर। ये 13 सीटें हैं जहां आज मतदान हो रहा है। पूर्वांचल है, भोजपुरी का गढ़ है, और यहाँ पर जाहिर है अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के अलावा 3 यूनियन मिनिस्टर्स, 3 केंद्रीय मंत्रियों की आज किस्मत दांव पर है। एक महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से है, अनुप्रिया पटेल मिर्ज़ापुर से है, पंकज चौधरी महाराजगंज से हैं। इसके अलावा 2 और चर्चित नाम हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से इस बार चुनाव मैदान में हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से हैं। यानी आज जो 13 सीटें हैं इनमें प्रधानमंत्री की सीट भी है, मुख्यमंत्री के गढ़ पर भी चुनाव है, और उसके अलावा 3 केंद्रीय मंत्री और 2 ऐसे बड़े नाम जो कि चुनाव मैदान में हैं। तो ये करीब 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत चर्चा हो रही है। और ये पूर्वांचल का वो इलाका है जहां पर एक ज़माने में एंसेफ्लाइटिस को लेकर के बहुत सारी बातें होती थी, पिछड़ेपन को लेकर के बातचीत होती थी, लेकिन गोरखपुर बदला है। और एक तस्वीर भी ज़रा गोरखपुर की दिखाऊं। ये मोहद्दीपुर इलाका है और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से बड़े होटल्स भी खुल गए हैं और चौराहों का विकास भी हुआ है। तो इसी सब के नाम पर जो है कुछ वोटर्स से भी पूछ लेते हैं। ये बताइए, गोरखपुर में बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है, सड़कें से लगाई हर जगह जो भी आप देखना चाहते हैं। पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल में भी कई जगहों पे बदलाव हुए हैं। आप एम्स खुला है, मेडिकल कॉलेज में, या पुलिस व्यवस्था में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आज सड़कों पे चलने पे लोगों की सुरक्षा की अनुभूति होती है जो पहले कभी नहीं होती थी। आप बताइए, क्या चेंजेस हुए गोरखपुर? बहुत हुए। जो पहले था वो अब नहीं है। हाँ, अगर 4-5 साल बाद कोई आ रहा है तो उसको यही नहीं समझ में आ रहा है ये वही गोरखपुर है। इतने चेंज हुए हैं गोरखपुर में। तो देखिए, ये वोटर्स की बात है, और ये जो कहना है ना वोटर्स का कि चेंजेस हुए हैं, तो ये जो डेवलपमेंट है उसके नाम पर वोटिंग हो रही है। डेवलपमेंट के अलावा योगी आदित्यनाथ का फैक्टर यहाँ काम करता है, प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर यहाँ काम करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जाति का भी एक फैक्टर है, हिंदू मुस्लिम का भी फैक्टर है। तो हर चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। वोकल है वोटर, बहुत यहाँ पर अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखता है। तो इस इलाके में कम से कम गोरखपुर और बनारस की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का गढ़, जहाँ पर इस लास्ट फेज में वोटिंग हो रही है। और फैक्टर्स, मुद्दे कई सारे हैं, और इन्हीं मुद्दों पर ये जो वोटर्स हैं वो मुखरता से अपनी बात रखते दिखाई देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमेंट चाहिए संदीप सर आपसे। पूर्वांचल का इलाका, जैसे मैंने कहा, बनारस से गोरखपुर वहीं नहीं रुकता है, बिहार तक जाता है। वो एक अलग पट्टी है जो अलग ढंग से वोट करती है। आपको क्या लगता है? हाँ, अब आज की तारीख में जो लास्ट फेज में वहां चुनाव हो रहा है, उस एरिया का एक ट्रेंड बिल्कुल राज्य के बाकी इलाकों से अलग है।
और मुझे लगता है ये डिसाइड करेगा कि क्या बीजेपी अपना 62 रिटेन कर सकेगी, क्या वो थोड़ा घटेगा या ज्यादा होगा। मुझे लगता है इस फेज में ही वो फैसला होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि 7वां फेज जो है वही डिसाइडर है। आपके योर कमेंट्स? देखिए, हर फेज ही डिसाइडिंग फेज होता है, कम टू थिंक ऑफ इट, लेकिन क्योंकि यहाँ तक आते आते एक जो मोमेंटम बन चुका होता है वोटर का, या एक जो नैरेटिव हर पार्टी का बन चुका होता है, वो बिल्कुल कहते हैं कि वो आम की तरह पक चुका होता है। तो वो अब आम भी आने वाले हैं और चुनाव का जो रिजल्ट है वो भी 4 तारीख को आ जाएगा। तो वोटर आज जो वोट करेंगे जाकर, वो बिल्कुल उनके दिमाग में मुझे नहीं लगता कि कोई शक या संशय वाली कोई भावना होती है। और दूसरी बात, यहाँ पे पार्टीज भी इस मौके तक आके वो कहते हैं कि भाई अब कत्ल की रात है तो पूरी अपनी एनर्जी झोंक दी जाए इसमें। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द लास्ट। तो एनर्जी सबने अपनी झोंक दी है। अब मतदाताओं के ऊपर है वो अपना मत का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से करते हैं यहाँ पर। तो 7वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है, इस पर चर्चा को जारी रखेंगे। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। तो अंतिम चरण की वोटिंग जो है वो जारी है और आज पंजाब के सभी 13 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट पड़ रहे हैं। हम अपने सहयोगी गुरप्रीत के पास जाएंगे, लेकिन हमारे मेहमान हैं, पहले उनसे शुरू करते हैं। शास्त्री सर, आपको क्या लगता है ये 13 सभी सीटें और चौतरफा 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक राज्य है जहां मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रहा है। पिछली बार कांग्रेस 8 सीटें 13 में से जीती थी उधर, और उनको वो 8 सीट डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस बार। बीजेपी ने पिछली बार 2 सीट जीते थे और इस बार शहरी इलाकों में शायद उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, 3 सीट घटे थे उनके। वो भी प्रयत्न करेंगे कि उनकी सरकार होते हुए वहां पे उनकी इंप्रूवमेंट हो। सो शायद कंपटीशन इन 3 पार्टियों में के बीच में है। अकाली दल मुझे लगता है थोड़ा पीछे हट गया है। बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच में ये कंटेस्ट है, और कांग्रेस की समस्या है अपने 8 सीटों को कैसे बचाएं। तो यहाँ पे उनके ओवरऑल टैली में पंजाब ने बहुत ही अहम पात्र प्ले किया था उधर। तो क्या बीजेपी जो है वो हिंदू वोट पर बैंक कर रही है? क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट भी एक जगह तो कांग्रेस से ही आए हैं, चाहे नए कैंडिडेट्स, कांग्रेस के कैंडिडेट्स, आप से कैंडिडेट्स, उन सबको उन्होंने सीट दिया है, जहां भी उनको मौका मिला उनको सीट देने के लिए। लेकिन निष्ठा जी, यहाँ पर अकाली कहाँ स्टैंड करती है इसमें, आप इनको कैसे देखते हैं? पंजाब वो जगह है जहाँ पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर यहाँ पर होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस वहां पर साथ में नहीं लड़ रहे हैं, दिल्ली में लड़ रहे हैं। ये भी बड़ा चर्चा का रहा कि भाई लोग यहाँ पे कैसे देखेंगे आपको, वहां पे कैसे देखेंगे। इन सब चीजों का कैसा असर आप इस बार के चुनाव में देख रहे हो, खासकर अकाली के लिए? देखिए, अकाली का तो मैं बिल्कुल संदीप जी से सहमत हूँ कि यहाँ पे उनकी जो रेलेवेंस है वो मतलब उनका जो महत्व है इस चुनाव में, इस बार 2024 में, वो मुझे काफ़ी घटता हुआ दिख रहा है। और ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनके जो पिछले अब 10 साल से उनकी परफॉर्मेंस, और बीजेपी को होगा। देखिए, बीजेपी को बिल्कुल फायदा होने वाला है, लेकिन वो अपनी सीट्स बढ़ा पाएंगे या नहीं वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सीट्स अपनी बढ़ा पाएंगे, लेकिन सर्टेनली इसका फायदा कांग्रेस को होने वाला है। गुरप्रीत हमारे साथ जुड़ गए। गुरप्रीत, आप बताएं वहां पे ये जो 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है पंजाब में, उसका क्या मतलब निकाला जाए, और आप हमारे जो बाकी दर्शक हैं उनको कैसे समझाएंगे जो पंजाब की पॉलिटिक्स को उतना नहीं समझते हैं? देखिए, पंजाब में 13 की 13 लोकसभा सीट्स में आज वोटिंग हो रही है, और पंजाब में इस बार इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले श्रोमणी अकाली दल जो रीजनल पार्टी थी वो लगातार बीजेपी के अलायंस में इलेक्शन लड़ते थे, और इस साल हमने देखा है कि श्रोमणी अकाली दल भी इंडिपेंडेंटली लड़ रही है और बीजेपी भी पंजाब में 13 की 13 सीटों पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो पंजाब में लगातार आ रहे थे, रैलीज कर रहे थे,
थे तो अर्बन वोटर्स पे उनकी खास नज़र बनी हुई है। उन्होंने रैली की, पहले गुरदासपुर में की, होशियारपुर में की, जलंधर में की, पटियाला में की। यहाँ से महारानी प्रनीत कौर इलेक्शन पहले वो कांग्रेस से जीतते थे लेकिन अब बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और वहीं अगर सबसे बड़े इंटरेस्टिंग देखना है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस लगातार पूरे देश में इंडिया ब्लॉक बनाया, लेकिन पंजाब में जितने भी कांग्रेस के नेता थे और आम आदमी पार्टी के नेता थे वो एक दूसरे पे पूरी इलेक्शन में वार करते रहे, क्योंकि अटैक करते रहे। वो उनकी पॉलिसी को कंडेम करते रहे, वो इनको कंडेम करते रहे। वहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमने 2-2.5 साल में जो डेवलपमेंट किया है उसके बेस पे हम वोटें ले रहे हैं और लोग हमें इसलिए वोट डालेंगे क्योंकि हमने अच्छा काम किया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस इनकी नीतियों पे सवालिया चिन्ह लगाती रही। और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि चंडीगढ़ में जो कैपिटल ऑफ पंजाब है वहां पे इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट मनीष तिवारी है। मनीष तिवारी जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट कैंडिडेट है। वहीं कुछ किलोमीटर दूर जाके एक कंफ्यूजिंग सा सिग्नल है कि चंडीगढ़ में इंडिया ब्लॉक से जो है मनीष तिवारी है और थोड़ा आगे निकल जाइए तो वहां आपस में एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और कहते हैं पंजाब और दिल्ली का बड़ा अच्छा कनेक्शन है। दिल्ली में एक साथ रोड शो कर रहे हैं और वहां पे जाकर झगड़ रहे हैं। गुरप्रीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जादवपुर से आपको खबर दिखाते हैं। जादवपुर के पलेरहाट में चुनावी हिंसा की खबर है। यहां पर आईएसएफ और सीपीआईएम समर्थकों पर हमला हुआ है। तृणमूल समर्थकों पर हमले का आरोप यहां पर है। हमले में आईएसएफ के कई समर्थक घायल हैं और देसी बम से हमले का आरोप यहां पर जो है वो सामने आया है। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बताइए क्या खबर मिल रही है वहां से? देखिए, वहां से आज सुबह कुछ हिंसक घटना सामने आया है। ये पलेरहाट इलाका में आता है जो अगर आप लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जादवपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है, लेकिन ये काफी रूरल इलाका है और ये जादवपुर और कोलकाता से काफी दूर है। तो ये जगह पे जो पता चला है सुबह कुछ घटना हुई जिसके बाद यहाँ पे जो कंट्री बॉम्ब होता है उसका वो फेंकने का आरोप भी लगा है। वहाँ पे ये मिलने के आरोप तस्वीर भी है और स्थिति पे काबू पाने के लिए वहाँ पुलिस जो है पलेरहाट पुलिस स्टेशन के पुलिस पहुंचे हैं वहाँ पे उस इलाके पर और इस वक्त वहाँ पे स्थिति को काबू में पाने की कोशिश और नॉर्मल करने की कोशिश में पुलिस जुटे हुए है। ये एक घटना आए हैं पलेरहाट से जो जादवपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आता है जैसे मैंने कहा, और दूसरा जो घटना है वो कुलतली दक्षिण 24 परगना से आ रहा है। वहाँ पे एक ईवीएम मशीन और एक वीवीपैट मशीन को पानी में तालाब में फेंकने की कुछ रिपोर्ट आया है और इलेक्शन कमीशन वहाँ पे अगला क्या फैसला होगा ये लेंगे। लेकिन एक बूथ का जो वीवीपैट और जी सौरभ, बिल्कुल अभी कुछ ही वक्त हुआ है आज की वोटिंग होते हुए और दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आ गई है। इससे पहले 24 परगना का मामला भी यहाँ पर बता रहे थे हमारे सहयोगी। तो ये जो खबर है इस पर और अपडेट आपको यहाँ पर देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चुनाव पर वापस लौटते हैं। यहाँ पर आप देखिए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर बिहार में जो है वो आज वोटिंग हो रही है जिसमें अब से थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव भी आए थे वोट डालने के लिए और अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। लोकतंत्र का पर्व है और सभी बिहार के लोगों से देश के लोगों से अपील है कि घर से निकले, वोट करें। संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं और जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी लाई है, बढ़ाई है, उनके खिलाफ वोट का चोट करें और घर से निकले। देखिए, ये देश को बनाने का चुनाव है और इस लोकतंत्र के पर्व में
ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है भागीदार बने वोट दे करके, यही हम लोगों की इच्छा है। और देश का संविधान, लोकतंत्र जो बाबा अम्बेडकर ने जो लिखा है, आज हम सब लोगों को मिलकर उसकी हिफाजत की घड़ी आई है और इसको हम लोगों को हिफाजत करना है, बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव वोट डालने के लिए पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव के साथ। तो लालू प्रसाद का जो परिवार है उन्होंने आज वोट यहाँ पर अभी डाल दिया है। सुबह सुबह पाटलिपुत्र से लालू परिवार ने अपना मतदान जो है वो किया है। मीसा भारती यहाँ पर जो है वो उम्मीदवार हैं इस सीट से आरजेडी की, और यहाँ पर बीजेपी के रामकृपाल यादव से उनका मुकाबला है। हमारे सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं। मनीष जी, लालू यादव के परिवार ने तो वोट यहाँ पर डाल दिया है, तेजस्वी अपील भी कर रहे थे वोट डालने की, कैसी वोटिंग हुई है अब तक? देखिए, निश्चित रूप से इस वाले जो अंतिम चरण का मतदान है उसमें तापमान जो है कहीं ना कहीं मतदान पर अभी तक भारी पड़ रहा है, लेकिन हर राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मतदाताओं को घर से बाहर निकाला जाए। लेकिन इस बार जो है 7वें चरण में जो है गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उमस भी है, जिसका असर जो है वो मतदाताओं के जो उनका जो रुझान है उसके ऊपर देखने को मिल रहा है कि काफ़ी कम संख्या में, हालांकि ग्रामीण इलाकों में वोटर सुबह के समय में काफ़ी अच्छी संख्या में निकले थे, लेकिन अब जैसे जैसे धूप तेज होती जा रही है, वोटर का जो है वोटरों की संख्या जो है मतदान केंद्रों के बाहर जो है वो थोड़ी सी लाइन जो है वो और एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो कमज़ोर होती जा रही है। तो अब ये राजनीतिक दलों के मोबिलाइजेशन के ऊपर निर्भर करेगा कि इस तापमान में इस बढ़ते हुए तापमान में वो कैसे आखिर वोटरों को घर से निकालकर मतदान केंद्रों पर लाते हैं। ताबिश जी, शुक्रिया मनीष जी। तो तापमान भी बढ़ा है, गर्म मौसम है, अब देखिए किस तरह की वोटिंग आज होती है यहाँ पर। लेकिन ये सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दोनों ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए। यहाँ पर क्या मतदाताओं का फैसला रहता है ये नतीजों में साफ होगा। तो नज़र हमारी बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।